नमस्कार, आप देख रहे हैं देश में युवा उद्यमियों और उनकी उद्यमिता को सलाम करता हमारा ये नया शो स्टार्टअप चैंपियंस। और अगर स्टार्टअप को हम दो शब्दों में परिभाषित करना चाहें तो पहला शब्द होगा एनर्जी और दूसरा शब्द होगा सोल्यूशन। यानी जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो कितना ऊर्जा से भरा हुआ है और वो कौन कौन से सोल्यूशन दे रहा है। स्टार्टअप इकोसिस्टम या स्टार्टअप इंडिया का इकोसिस्टम इसी के इर्द गिर्द घूमता है। अगर हम साल 2020 की बात करें तो ग्लोबली जो स्मार्ट सॉल्यूशंस हैं, एनर्जी एफिशिएंसी या फिर ग्रीन टेक्नोलॉजी, उसमें 112% की बढ़ोतरी हुई है। अगर कॉर्पोरेट फंडिंग की बात करें, कुल मिलाकर अगर हम देखें तो वीसी फंडिंग भी जो है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। तो यही समय है कि जो एनर्जी सेक्टर है उसमें स्टार्टअप चैंपियंस वीसी फंडिंग या फिर एक नई उड़ान के लिए आगे आ सकते हैं। तो इस प्रोग्राम में मेरे साथ दो खास कंपनियां हैं जो स्टार्टअप अवार्ड के लिए चुनी गई हैं 2020 के लिए। मैं आपसे उनका परिचय कराता हूं। मेरे साथ हैं एशिया सॉफ्ट टेक्नोलॉजी बेंगलुरु से विपिन चंद्रा, सीईओ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन, आप सीधे दुबई से इस प्रोग्राम के लिए फ्लाई करके इस प्रोग्राम में आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। साथ ही साथ आज की हमारे जो दूसरे सुपरस्टार हैं वो हैं येलो ई-सेल, और दोनों ही जो फाउंडर्स हैं इस वक्त मेरे साथ हैं। नवीन सुमन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है और हम आगे बात करेंगे। साथ ही साथ निमिषा वर्मा, आप लखनऊ से, आपने साथ मिलकर के ये जो प्रोडक्ट बनाया है उस पर हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे साथ एक बहुत ही एनर्जेटिक मेंटोर तरुण मेहता साहब हैं जो कि जुड़ रहे हैं सीधे लाइव इस वक्त, जो सीईओ हैं एथर एनर्जी के। बहुत बहुत धन्यवाद तरुण, वक्त निकालने के लिए। और 2017 में ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट में जिस तरह से आपकी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो तो प्रधानमंत्री के भी आकर्षण का कारण बनी थी। मुझे बहुत बहुत खुशी है कि आप इस प्रोग्राम में वक्त निकाल करके ले आए हैं। मैं आपसे लगातार बात करता रहूँगा। लेकिन अगर हम बात करें इकोसिस्टम की तो साल 2014 में अगर आप एलईडी की बात करें तो एलईडी की जो कीमत है वो हुआ करती थी 380 रुपए के करीब। आज 2018 में बात करें तो वो कीमत आ चुकी है 38 रुपए पे। सॉल्यूशंस इसी को कहते हैं। इकोसिस्टम में कैसे आप एफिशिएंसी लाएं, कैसे चीज़ों को सस्ता बनाएं, और ये जो पूरा रिफॉर्म किया जा रहा है एनर्जी सेक्टर में, आज हम देखते हैं कि क्या कुछ संभावनाएं हैं और क्या कुछ सॉल्यूशंस हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। एक तरफ देश में नेचुरल गैस पर फोकस किया जा रहा है तो दूसरी तरफ देश अपने एनर्जी रिसोर्स को भी डाइवर्सिफाई कर रहा है। उज्ज्वला योजना जैसी स्कीम से देश के 8 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों के घर कुकिंग गैस तो पहुंची है, साथ ही इससे एलपीजी से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी देश में मजबूत हुआ है। देश में उज्ज्वला स्कीम के जरिए दूर दराज के इलाकों में भी महिलाओं तक गैस के सिलेंडर पहुंचाना हो, या फिर उजाला स्कीम के तहत देश में पुराने टंगस्टन बल्ब की जगह हो एलईडी का इस्तेमाल, इन दो फ्लैगशिप योजनाओं की अभूतपूर्व सफलता ने साबित कर दिया है कि एनर्जी सेक्टर में देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो तकनीक का इस्तेमाल करना ही होगा। साल 2014-15 से 30 नवंबर 2020 तक ऊर्जा संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास पर करीब 50,000 करोड़ रुपए जारी किए गए। आत्मनिर्भर भारत के तहत घाटे की भरपाई के लिए डिस्कॉम के लिए 90,000 करोड़ रुपए तक दिए गए। सौभाग्य योजना के तहत 30 नवंबर 2020 तक 280.89 लाख घरों को बिजली कनेक्शन मिला। ऊर्जा दक्षता योजनाओं से देश में 136 बिलियन यूनिट बिजली और करीब 67,000 करोड़ की बचत हुई। हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा सुधार करते हुए भारत ने बिजली उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। नए नियमों के तहत बिजली कनेक्शन जारी करने, बिजली बिलों का भुगतान की सुविधा और बिजली सप्लाई के लिए उपभोक्ताओं के ऊर्जा अधिकार तय किए गए हैं। ये पहली बार है जब पावर सेक्टर में उपभोक्ताओं के लिए मानक तय किए गए हैं। बिजली मंत्रालय के ये नियम ग्राहकों के अधिकार से जुड़े हैं। अब नजर डालते हैं देश की ऊर्जा जरूरतों के मद्देनजर इस सेक्टर की कुछ मुख्य चुनौतियों पर। देश में ऊर्जा का उत्पादन तो भरपूर है, लेकिन लोगों को 24 घंटे बिजली नहीं मिल पाती है।
लोगों को भरोसेमंद बिजली की सप्लाई तो मिले, लेकिन बिल का बोझ कैसे कम हो? नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने में किया जा सकता है? कैसे मुश्किल इलाकों में रीन्यूएबल एनर्जी की पहुंच सुनिश्चित की जाए? वेस्ट टू एनर्जी यानी कचरे को ऊर्जा में बदल पाना आज एक बड़ी जरूरत है। देश में छोटे उद्यमियों, खासकर कुटीर उद्योगों को कैसे नवीकरणीय ऊर्जा का लाभ मिल पाए? विंड फार्म के जरिए विंड एनर्जी के उत्पादन को और कैसे बढ़ाया जाए? खेती बाड़ी में नवीकरणीय ऊर्जा के बेहतर इस्तेमाल को कैसे बढ़ावा दिया जाए? क्या साफ पीने के पानी के उत्पादन में ऊर्जा का सही उपयोग किया जा सकता है? इन चुनौतियों का मुकाबला करने में स्टार्टअप इकोसिस्टम बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज देश में कई स्टार्टअप कंपनियां सोलर सॉल्यूशंस लगाने पर काम कर रही हैं, तो कई उनके मेंटेनेंस के काम में लगी हैं। कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके ऊर्जा का सही मात्रा में उपयोग को बढ़ावा देकर लोगों और कंपनियों का खर्च बचा रही है, तो कई बेकार प्लास्टिक से फ्यूल बनाने में जुटी है। जरूरत है स्टार्टअप की ऊर्जा को ऊर्जा सेक्टर की चुनौतियों का समाधान निकालने की। तो जो ऊर्जा सेक्टर के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्यूशन देना ही स्टार्टअप इंडिया का मकसद है, और किस तरह से ये पूरा इकोसिस्टम मदद कर रहा है। सबसे पहले जो हमारे आज के मेंटोर हैं तरुण, उनके पास चलते हैं। तरुण, बहुत धन्यवाद। एक स्टडी के मुताबिक ये जो 41,000 करीब स्टार्टअप्स हैं उसमें 20% सस्टेनेबिलिटी पे काम कर रहे हैं। आप भी उनमें से एक हैं। आप खुद एक स्टार्टअप हैं जो एक बड़ी नज़ीर बन करके युवाओं के लिए आए हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम कितनी मदद कर रहा है आप जैसे लोगों को आगे आने में? जो गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया का प्रोग्राम स्टार्ट किया था, उसके इनडायरेक्ट बेनिफिट्स काफ़ी रहे। जैसे आपने 2017 का हैदराबाद का ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट के बारे में मेंशन किया था। दैट वाज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। हमारा प्रोडक्ट नोटिस हुआ, काफ़ी कंपनीज के बारे में हमारे बारे में पता चला। प्रधानमंत्री जी हमारे स्टॉल पे आए। सो देयर इज अवेयरनेस दैट दिस हैज हेल्प्ड बिल्ड अप। एंड उसके बाद में सिंस देन आई हैव नोटिस कि ओवर द लास्ट 2-3 years काफी कंटिन्यूस कांटेक्ट रहा है। देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ फोरम्स जहाँ पे डिफरेंट कंपनीज का इंट्रोडक्शन हुआ है। जैसे आज मैं 2 स्टार्टअप्स में यहाँ पे मिल रहा हूँ। इसी तरह से हम लोग ओवर द लास्ट 2-3 years कई कंपनीज से मिलना हुआ है इन डिफरेंट सिचुएशन। इंटरनेशनल अलायंसेस बनाने का ट्राई किया गया है। सो आई थिंक ओवरऑल नॉट अंडर अ डायरेक्ट प्रोग्राम बट इनडायरेक्ट बेनिफिट्स ऑफ द स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम हैव बीन मेड। बहुत धन्यवाद। तो एक तरह से जो एनर्जी सेक्टर के जो स्टार्टअप्स हैं उनको कहीं कहीं क्लीन अप स्टार्टअप कहा जाता है, कहीं पे क्लाइमेट चेंज एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है, और हमारे आज की जो पहली स्टोरी है वो एनर्जी एफिशिएंसी को लेकर के है। तो आपने स्मार्ट सिटीज़ का नाम सुना होगा। स्मार्ट सिटी की जो पूरी कहानी है वो स्मार्ट ग्रिड के बिना बिल्कुल अधूरी नज़र आती है। तो बेंगलुरु के हमारे आज की पहली कहानी है एशिया सॉफ्ट की, जो पूरे देश में स्मार्ट सिस्टम लगाना चाहता है जिससे देश में बिजली की चोरी को रोका जा सके। आइए देखते हैं ये खूबसूरत कहानी। बिजली नाम सुनते ही आंखों में चमक आ जाती है। बिजली जिसने न केवल देश में आई औद्योगिक क्रांति में उत्प्रेरक का काम किया, बल्कि क्रिटिकल अवसंरचना को भी जीवन प्रदान किया और हमारी जिंदगी को अंधकार से उजाले की ओर ले गई। लेकिन इसके स्मार्ट और आवश्यकतानुरूप वितरण की समस्या अभी भी बनी हुई है। एशिया सॉफ्ट के सूत्रधारों विपिन और संजय ने इसी दिशा में पहल करते हुए ऊर्जा दक्षता और संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया। हम दोनों ने मिलकर 2010 में एक कंपनी स्टार्ट की। मैं और विपिन एक बार दिल्ली गए। जनरेशन तो यूटिलिटी के पास बहुत है, लेकिन इशू है डिस्ट्रीब्यूशन में। मतलब लोग बहुत सारी चोरियां करते हैं, बहुत सारे टेक्निकल लॉस होते हैं, बहुत सारे कमर्शियल लॉस होते हैं। लोगों को ये पता नहीं होता है कि उनके यहाँ पे कब पावर आउटेज होगा, कौन लोग मैग्नेटिक टेम्पर कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें एनालिसिस नहीं हो पाती है प्रॉपर वे में। दरअसल डिस्कॉम्स पावर प्लांट से बनकर आने वाली बिजली को खरीदकर ग्रिड के माध्यम से हमारे घरों, दुकानों और फैक्ट्रियों तक पहुंचाती है। डिस्कॉम्स के सामने बिजली की मांग और आपूर्ति में सामंजस्य बैठाने की चुनौती होती है। भारत में स्मार्ट ग्रिड न होने के कारण सही समय पर सही जगह बिजली उपलब्ध नहीं हो पाती है। लेकिन अब हमारे ग्रिड स्मार्ट हो रहे हैं। मीटर डेटा प्रबंधन सॉफ्टवेयर से लैस मीटर हमारे घरों, कार्यालयों, उद्योगों और ट्रांसमिशन ग्रिड में लगाए जा रहे हैं। कैसे कंज्यूमर को आप लोग बता सकते हैं कि इस टाइम पे ही आपका पावर आउटेज होगा। यूटिलिटी को हमने एक एनालिसिस दिया कि किस टाइम पे पीक होगा।
वो भी हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू वो लोग देख सकते हैं कि किस टाइप पे किस पीक होने वाला है, ताकि वो परचेज की प्लानिंग प्रॉपर कर सकें। उद्योग 4.0 इंटरनेट ऑफ थिंग्स और विद्युत अवसंरचना को एक साथ लेकर आया है। ईसिया सॉफ्ट का यह सॉफ्टवेयर उसी का एक उदाहरण है, जो एकत्रित होने वाले डाटा का अनेक तरीकों से विश्लेषण करता है। लाखों कंज्यूमर्स हैं, उनके हर 15 मिनट में डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, तो उसको हमारा सिस्टम जो है पूरा क्लियरली एनालाइज करता है, डे वाइज कैसे ट्रेंड जा रहा है कंज्यूमर्स का, अकाउंट का, इवेंट्स का, और कोई क्रिटिकल इवेंट्स आ रहे हैं, वोल्टेज ओवर वोल्टेज हो रहा है, अनबैलेंस हो रहा है, वैसे चीज़ें हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग बिहेवियर है, तो वो हमें रियल टाइम डेटा मिलने से वो पूरा हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं ताकि यूटिलिटी भी उस पर एक्शन ले सके। यह सॉफ्टवेयर रियल टाइम में डाटा एकत्रित करने के साथ साथ उस डाटा की साइबर सुरक्षा का भी उतना ही ख्याल रखता है। डाटा के इस स्मार्ट वितरण से न केवल बिजली प्रदान करने वाले वितरणकर्ताओं को लाभ पहुंचेगा, बल्कि उपभोक्ताओं को भी इसका फायदा होगा। ईसिया सॉफ्ट कंपनी बिजली के स्मार्ट वितरण के साथ साथ बिजली के बिल की रीडिंग भी ऑनलाइन प्राप्त कर बिल भुगतान को आसान बनाने का काम करती है। Up till now, we have invested about ₹75 crore in the project, which have already been recovered through enhanced revenues after implementation of the project. Moreover, the system provided accurate meter reading during COVID period without human intervention, which was a big relief in the time of pandemic. अब ईसिया सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड बिजली के साथ साथ पानी और गैस के भी स्मार्ट वितरण की दिशा में काम कर रही है, और साथ ही साथ इसका विस्तार भारत के बाहर अन्य देशों में भी हो रहा है। ईसिया सॉफ्ट में प्रयुक्त संस्कृत शब्द ईसिया का अर्थ है भविष्य, जो कि वास्तव में भारत के ग्रीन फ्यूचर की राह को आसान बनाता है। ऊर्जा के उत्पादन के साथ साथ जरूरी है ऊर्जा का स्मार्ट वितरण। ईसिया सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड का यह सॉफ्टवेयर ऊर्जा के स्मार्ट वितरण और भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में दक्ष बनाने की दिशा में कारगर समाधान प्रस्तुत करता है। तो चलिए अब इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। विपिन चंद्रा जो कि सीईओ हैं, वो हमारे साथ इस वक्त हैं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई कि साल 2020 का एनर्जीज जो स्टार्टअप अवार्ड है वो आपने जीता। बहुत सारी कंपनियों को आपने पछाड़ा, कितनी एंट्रीज थी वहाँ पे? सर टोटल 6,900 एप्लीकेंट्स थे। अच्छा, तो उसमें से तो 35 तो मिला, हमारे में शायद 119 थे, 119 कंपनीज थे। तो ऐसा क्या खास है जो कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को स्मार्ट बना रहा है? आप लोग करते क्या है? सर एक है कि एक खास बात हमारा कंपनी का ये है कि पहला इंडिया में भारत में पहला प्रोजेक्ट हम शुक्रगुजार हैं बहुत अपना पार्टनर एंजन को और गवर्नमेंट को कि हमने देश को दिखाया कैसे स्मार्ट ग्रिड बन कर सकते हैं। तो उसमें से ये हमारा बहुत बड़ा मौका था। और क्योंकि अभी आप देख रहे हैं मेंटर जी आतर एनर्जी से है, वो तो इलेक्ट्रिक स्कूटर लेके आ जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन गैस स्टेशन के बदले में अगर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन हो जाएगा तो ग्रिड तो हिल जाएगा। तो उसको तो किस लिए स्मार्ट कैसे बनाए, तो वो हम देखते हैं फ्रॉम द बैकग्राउंड, सो दैट ही कैन आल्सो सेल हिज मोर स्कूटर्स। सो ये स्मार्टनेस हम लोग लाया है। और अभी हमारा टोटल अबाउट 2 मिलियन प्लस कंज्यूमर्स को हम लोग ऑलरेडी है, और 10 यूटिलिटी इंडिया में हम लोग काम कर रहे हैं। तो अगर हम क्लाइंट्स की बात करें तो जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो आपकी क्लाइंट हैं, और जो कंज्यूमर्स, तो कंज्यूमर्स को आप किस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं, उनको क्या सर्विसेज दे रहे हैं? एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही थी कि कंज्यूमर को एम्पावर करना। सो एक तरीके से कंज्यूमर को इस स्मार्ट ग्रिड से के कारण हम लोग कंज्यूमर को एम्पावर करते हैं। एट द सेम टाइम हम लोग डिस्कॉम को भी बेनिफिट में लेके आते हैं। तो किस तरह से होता है ये मॉडल है क्या आपका? जो बिजनेस मॉडल, अगर स्टार्टअप की बात करें सभी लोग कहते हैं साहब आपका बिजनेस मॉडल क्या है, हम आप पे पैसा क्यों लगाएं, मुझे फ़ायदा कैसे होगा, तो आप क्या समझाते हैं उनको? नहीं, बात आप बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अभी आज मैं बताऊं कि हमारा देश पावर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। पावर सरप्लस है हम लोग। पावर सरप्लस है बिल्कुल। लेकिन हम लोगों को 24/7 पावर नहीं मिलता है, क्लीन पावर नहीं मिलता है, अनइंटरप्टेड पावर नहीं मिलता सही है।
ये क्यों होता है? क्योंकि ये बहुत सारा जगह पे चोरी होता है, कोई बिल प्रॉपरली पे नहीं करते तो डिस्कॉम ठीक से पावर परचेज प्रेशर में आ जाता है, पावर परचेज नहीं करता है ठीक से, और इंफ्रास्ट्रक्चर एजिंग है। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, अब जैसे मंत्री जी ने भी बताया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्टेप ले लिया है। अभी एक है कि हाँ, हम आपको क्लीन पावर 24/7 पावर देंगे, लेकिन कंज्यूमर भी, अगर आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, समय पे बिलिंग करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। सो अभी हर एक घर का मीटर जो कन्वेंशनल डिजिटल मीटर है वो रिप्लेस होगा स्मार्ट मीटर। इन द नेक्स्ट 5 years पे 250 मिलियन जो 25 करोड़ घर है उसको पूरा रिप्लेस किया जाएगा। उस मीटर को मॉनिटर करना और कंट्रोल करना ग्रिड के साथ साथ वो हमारा सॉफ्टवेयर करता है। बहुत बढ़िया। तो अगर अब आपने कहा कि 20 लाख लोग आपसे जुड़े हुए हैं, कल को अगर अभी शायद इंदौर में पहला प्रोजेक्ट आपने इंदौर में किया? सर पहला प्रोजेक्ट तो हमने मैसूर में किया था। मैसूर में, हाँ। उसके बाद इंदौर में हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अभी हम पूरा मध्य प्रदेश स्टेट के लिए हम डिप्लॉय चालू किया है। इंदौर हम अपना बहुत ही सक्सेस हुआ है और यूटिलिटी को 2 साल के अंदर उसका प्रोजेक्ट का जो पैसा डाला तो वो तो आ गया, और कंज्यूमर को भी अभी पावर कट्स वगैरह बहुत एकदम कम हो गया। तो मैं आपसे यही सवाल करता हूं कि जो हम एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं लगातार, कि कोई भी सोल्यूशन तभी सोल्यूशन माना जाता है जो एफिशिएंसी लेकर के आए और कस्टमर्स को, एंड कस्टमर को, चाहे वो आपका क्लाइंट हो या फिर आपके कंज्यूमर्स हो, उनको फायदा हो। आप कितनी ऊर्जा बचा सकते हैं अपने सिस्टम के जरिए टीएनडी लॉस को कट करते हुए? आप कितने कंज्यूमर्स की कॉस्टिंग बचा सकते हैं अगर स्मार्ट बिलिंग शुरू हो गई तो? देखिए, अभी मैं बहुत इंटरेस्टिंग बताता हूँ आपको। तो पूरा इंडिया जियोग्राफी में हर एक कंज्यूमर का जो बिहेवियरल पैटर्न्स है वो बहुत अलग है, बहुत अलग है। अभी मैं नॉर्दर्न पार्ट ऑफ में एक मैं जो स्टेट में हम लोगों का चल रहा है उधर पे लॉस था यूटिलिटी को 38.5% लॉस था। तो अगर 100 अगर आप यूनिट बेच रहे हो तो अगर दे रहे हैं तो 38 फ्री में चली जाती थी, उसका बिल ही नहीं आता था। बिल ही नहीं आता था, बिल भी नहीं होता था। तो अभी हम वहां पे जो किया है उसको 38.5% या 9.6% लॉस ला दी। सो 10 महीने में उनका जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट का रिकवर हो गया, क्योंकि अगर बहुत लॉस था। अभी इंडोर का ही है, इंडोर का 22% था उनका लॉस, वो अभी वो एक फीडर का वो हमको 10% पे आ गया। क्या बात है। सो तो ये तो यूटिलिटी साइड में हुआ। हाँ। अगर देखिए, अगर यूटिलिटी रेवेन्यू को अगर रियलाइज कर जाता है बिल्कुल, तो फिर वो अफोर्डेबल पावर दे पाएंगे। अफोर्डेबल पावर ऑटोमेटिकली टैरिफ कम हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो कंज्यूमर को, और एक कंज्यूमर को अभी क्या हो रहा है, पहले क्या था महीने का एंड पे अरे एकदम से हम बिल देखते हैं, अरे क्या हुआ, मैं कहाँ कंज्यूम कर दिया वगैरह। तो इधर पे रियल टाइम में आपको एवरी 15 मिनट पे आपको डेटा दिखता है कंज्यूमर को। क्या बात। मान लीजिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे आपका ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा अगर आप मुझसे कनेक्टेड हैं? हम लोग ऑलरेडी ऐप सभी कंज्यूमर को ऐप दे रहे हैं। उसके साथ ही वो प्रोग्राम के साथ ही होता है। ठीक है। तो कंज्यूमर को खाली जैसे आप अभी एग्जिस्टिंग बिल पे करते हैं तो ऐप एक रहेगा, उसमें आपको पूरा एकदम आपको मिल जाएगा कि मिनट बाय मिनट। क्या कंज्यूमर्स पे आप मुझे ये बता सकते हैं कि आगे जाते हुए मेरे घर में जितने गैजेट्स हैं मैंने कितने घंटे इस्तेमाल किए और उसका कितना बिल आया, ये कैलकुलेट करके बता सकते हैं? कि उसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, फ्रिज चलाया नहीं मैंने, बिल का नहीं। आपने बहुत ही अच्छा कहा। ये आपने ये पहले अभी मीटर तक है, उसके बाद आप जो सोच रहे हैं वो आगे तक घर के पूरा क्या बोलते हैं उसको, उसके सारे जो गैजेट्स हैं उनको गैजेट्स है वो भी कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये कर लेंगे ना आप, मुझे लगता है कि जो विश्वास है उपभोक्ताओं में आप इतना ज़बरदस्त आप बना पाएंगे कि उसका कोई मिसाल नहीं। लेकिन कोविड के वक्त में मुझे लगता है आपको बहुत मुश्किलें हुई, और एक छोटी सी क्लिप मेरे पास है जो आपके एक सहयोगी हैं उन्होंने भेजी है, पहले उसे देख लेते हैं फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आइए देखते हैं। जब हमने स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तो उस समय 25,000 मीटर का ऑर्डर था। आगे चल के इंडिया का फर्स्ट लार्जेस्ट स्मार्ट ग्रिड का प्रोजेक्ट आया जो कि इंदौर सिटी का था। तो 1.5 लाख मीटर के लिए वो प्रोजेक्ट आया। बीच में एक ऐसा समय लगा था कि ये होगा या नहीं होगा, लेकिन कंटिन्यूस जो हमने उसमें एफर्ट डाली और लोगों के जो इनपुट लेके उसको जो बनाया, तो उससे वो हमारा जो सॉफ्टवेयर है 1.5 लाख मीटर के लिए परफेक्ट चला और यूटिलिटी को उससे भी बहुत बेनिफिट हुआ।
हर स्टार्टअप में फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो आती है, सेम हम लोगों को भी हुआ। बीच में हमें बहुत समय ऐसा हुआ कि हम लोग एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दे पाए 2 से 3 महीना, तब भी उन लोगों ने हमें सपोर्ट किया और वो कभी हमें छोड़ के नहीं गए। उस जब से हमने कंपनी चालू की है तब से वो लोग हमारे साथ हैं। विपिन थोड़ा इमोशनल हो गए, लेकिन ये जो आपके पार्टनर हैं उनसे आप मिले कैसे और कैसे टीम बनाई आपने? हाँ देखिए, ये तो इंटरेस्टिंग है। मेरा पार्टनर मैं तो एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं तो इलेक्ट्रिकल नहीं हूँ और सॉफ्टवेयर मेरे में काम किया हूँ, लेकिन ये मेरा पार्टनर जो है वो आर्किटेक्ट है। पूरा सॉफ्टवेयर मेन कोर तो यही है। मैं तो एक ऑर्केस्ट्रा में कैसे एक ये होता है वो हूँ मैं। तो मैंने इनको वैसे ही ढूंढते मैं इनको मिला था। अच्छा। तो एक ये छोटा एक अपना खुद का कंपनी चलाता था, तो तब मैं मिला, उसको कन्विंस किया छोड़ो वो सब, मैं बड़ा सोच रहा है, तो आ जाओ बोल के वैसे हम लोग साथ हुए। और ये बर्थडे किसका मना रहे थे आप लोग? हाँ, ये बर्थडे केक किसका कट रहा था? वो एक अल्फ्रेड बोल के है हमारे टीम में, उनके बर्थडे बना रहे थे। तो ये पूरी टीम को आप कोविड के दौरान भी आप जुटा करके रख पाए और आगे लेकर के जाएंगे? एब्सोल्युटली। एक अच्छा एक हुआ कि कोविड के टाइम में तो हमारा सोल्यूशन और ज़्यादा महत्वपूर्ण लग गया यूटिलिटी को, ताकि क्योंकि पहले अगर बिल होता था को ये मीटर रीडर जाना पड़ता था, वो मीटर को बिल रीड करके आना पड़ता था। अभी हमारे क्योंकि कोई कंट्री में जहाँ यूटिलिटी में स्मार्ट मीटर लगा था वही एक बिल कर पाए है, बाकी कोई नहीं कर पाए। और मुझे लगता है 5 साल से ज़्यादा आपको ये सफ़र करते हुए हो गया ना, मुश्किल रहा होगा, बहुत मुश्किल रहा होगा। मुझे लगता है कि आपके कुछ परिवार वालों की भी आवाज़ें हैं, उनको सुन लें। हाँ ठीक है। शुरुआत के दिनों में काफ़ी मुश्किल होती थी, अकेले सब कुछ मैनेज करना होता था। ये इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, हम लोग साथ में भी टाइम कम ही बिता पाते हैं। एक बेबी भी है हमारा, उसके साथ अकेले सब कुछ करना, अकेले सब कुछ मैनेज करना काफ़ी टफ होता था। जैसे यहाँ मैं लाइव देखती हूँ, उनके फ्रेंड्स भी हैं, वीकेंड पे सभी लोग फ्री होते हैं, लाइफ एंजॉय करते हैं, लेकिन हमारा ऐसा कम ही हो पाता है कि हम साथ में टाइम बिता पाएँ। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे गया बीता, मैंने इनको समझा, इनके काम को समझा, देखा, जाना, मुझे लगा कि नहीं ये काम इनका बहुत अच्छा है और अब अच्छा लगने लगा है। ऐसा कुछ नहीं होता, जैसे इन्हें नेशनल अवार्ड मिला इनकी कंपनी को तो काफ़ी प्राउड फील हुआ इनके लिए। जो प्रोजेक्ट मिलते हैं काफ़ी अच्छा लगता है कि ये मेहनत कर रहे हैं, तो बहुत सही चीज़ है, आगे हमारी लाइफ के लिए सब बहुत अच्छा है। When he first gave me that he has a startup idea kind of a thing. So I was a bit worried because it was a smooth running for the household or whatever it is. But now when he has started saying that I'll resign, and then all of a sudden he resigned and he said that I'm going to do a startup. So that was okay. Then I thought let me try, because anyhow I was earning. So anyhow one thing will be there so that I can take care of the household. So I thought you take a call on that, and he started on I think in 2009. So it was okay, but initially it was very glitchy. He had his own set of problems, everything, and somehow he could overcome over a span of time. स्टार्टअप की कहानी अलग होती है और अगर परिभाषाओं में जाएं तो किसी ने बहुत ही बिल्कुल उम्दा तरीके से स्टार्टअप के बारे में ये कहानी बयां की है कि स्टार्टअप के पास कभी भी ना तो सफिशिएंट पैसा होता है, ना तो कभी सफिशिएंट लोग होते हैं, और सफिशिएंट टाइम तो बिल्कुल नहीं होता है। तो हमारे साथ एक और भी स्टार्टअप है, केपीएन एराइज ग्रीन एनर्जी से। रवि, पूछिए अपना सवाल। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो रूरल इंडिया को कैसे बेनिफिट करने वाला है, और जैसा कि हम देखते हैं कि किसानों को रात को बिजली मिलती है, दिन में नहीं मिलती है, उनको रात को जागना पड़ता है, तो आपकी कंपनी की और आपके प्रोजेक्ट का इसके रिगार्डिंग क्या आउटलुक है? बहुत अच्छा सवाल। नहीं, आप बहुत ही अच्छा सवाल है ये, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण रूरल इंडिया पे ही लगता है, क्योंकि अर्बन इंडिया को पावर टेक केयर करने के लिए रूरल इंडिया का पावर काटते हैं, ताकि वो लोड शेडिंग जिसको आप कहते हैं, लोड शेडिंग जो कहते हैं, उनको दिन में नहीं मिलता, खाली रात को मिलता है वगैरह। इससे क्या होगा, अगर लॉसेस कम हो गया, पावर सरप्लस ऑलरेडी है, हम इसको तो सबको देने में उनको है, क्योंकि यूटिलिटी को पावर कट करने से
उनको फायदा नहीं है। यूटिलिटी को पावर देने से फायदा है क्योंकि उससे पैसा मिलेगा, तो इससे रूरल इंडिया को और बेनिफिट होगा। तो हम ये सॉल्यूशंस। तो चलिए इस कहानी पर हमारे जो एक्सपर्ट हैं आज के तरुण, उनकी राय ले लेते हैं। तरुण, एक बार फिर से आपकी बारी आ गई है। एशिया सॉफ्ट की आपने कहानी देखी, स्मार्ट ग्रिड सॉल्यूशंस दे रहे हैं स्मार्ट सिटीज़ प्रोजेक्ट में। अगर 100 स्मार्ट सिटीज़ का इनको काम मिल गया साहब, तो समझ लीजिए कि ये नेक्स्ट यूनिकॉर्न है। आपकी मेंटरशिप की ज़रूरत है। बताइए आप बताइए। तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या फिर इनको क्या करना चाहिए आगे जाते हुए जर्नी में, तो आप क्या सजेशन देंगे सर? नहीं, आई थिंक दिस इज ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पेस है। आई थिंक लाइक मैं कॉलेज में तब से हम लोग पढ़ रहे हैं कि लाइक ग्रिड की इनएफिशिएंसीज एंड टू बी ऑनेस्ट आई थिंक मेरे लिए खुद ये काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट रहा आपके बारे में जानना। मुझे एक्चुअली नहीं पता था कि स्मार्ट मीटर लगने के बावजूद वो डेटा और एनालिटिक कैपेबिलिटी ग्रिड के पास नहीं होती है। सो ब्रिजिंग दैट गैप आई थिंक इज इनक्रेडिबली वैल्यूएबल एफिशिएंसी अपॉर्चुनिटी। आज मुझे क्वेश्चन था, आई थिंक आपने जो अदर यूज केसेस बताए लाइक कोविड के टाइम बिलिंग, कस्टमर के लिए खुद का ट्रैकिंग, आई थिंक एनालिटिक्स लेयर इज वेरी क्लियर। आप हाउ डू यू एबल टू ब्रिज द गैप? जो आप कह रहे हैं लोड शेडिंग होती है, वी कैन अवॉइड दैट बाय बेटर प्रेडिक्शन। सो दिस इज प्रेडिक्शंस बैक टू द ग्रिड, मतलब आप ग्रिड को बेटर गाइड कर पा रहे हैं कि कहाँ पे कितना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होने वाला है। एंड दिस इज जो यूसेज डेटा रहा है हिस्टोरिकल, उसके बेसिस पे प्रेडिक्शन, और इज दिस कुछ लाइव डेटा के ऊपर आप कुछ बता रहे हो? सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सी देखिए अभी क्या होता है, मैं एग्जांपल देता हूँ कर्नाटका का। सो कर्नाटका का as a state which we come from, the generation is dependent on hydro. Okay, so it is seasonal, so it depends on the monsoon and stuff. So most of the power वो खरीदता है सेंट्रल ग्रिड से। ओके, तो अभी क्या होता है, जब पीक डिमांड, जो हमारा एनालिसिस जो रियल टाइम, बिकॉज हम लोग रियल टाइम 15 मिनट इंटरवल पे हम लोग डेटा को रियल टाइम देते हैं। अभी क्या कर रहा है, जो स्मार्ट मीटर नहीं है और ग्रिड स्मार्ट नहीं है, एक दिन पहले वो लोड शेड्यूलिंग सेंट्रल ग्रिड को बेचते हैं। ओके, ताकि हमको कल इतना बजे तक हमको इतना पावर चाहिए पड़ेगा। तो वो एक मान लीजिए कि अगर 3 रुपए हम लोगों को पर यूनिट दे रहे हैं, वो सेंट्रल ग्रिड से 4 रुपए या 5 रुपए में पावर परचेज एग्रीमेंट हुआ रहेगा। लेकिन क्या होता है, द पीक पावर जो उस समय पे कंजम्पशन कंप्लीटली पैटर्न चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल बहुत गर्मी हो गया, बहुत सडनली ये आ गया, क्योंकि मान लीजिए क्लाउड आ गया, तो रिन्यूएबल एनर्जी से जो आने वाला था वो तो चला गया, तो यूटिलिटी के पास पावर नहीं है। तब क्या करता है, तब जाके एक्सचेंज में खरीदता है। जब जो खरीदता है पर यूनिट 16 रुपए, 18 रुपए, 12 रुपए पे खरीदता है, क्योंकि वो ऑन टाइम, इट इज लाइक ए स्टॉक मार्केट और एनीथिंग। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रेडिक्शन देते हैं, क्योंकि रियल टाइम डेटा रहता है। तो एक्सचेंज का कहना क्या है, अगर 3.5 घंटे के पहले आप मुझे बता दोगे आपको इतना रिक्वायरमेंट है, मैं वही रेट पे आपको दूंगा। अगर मैं ये बता दिया, अभी मान लीजिए मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, बेस्कॉम जो यूटिलिटी है सदर्न इटली में, अराउंड 7,000 करोड़ खर्चा करता है। ओके, पीक पावर परचेज में 7,000 करोड़। अगर मेरा सॉफ्टवेयर से उनको 10% भी मैंने ऑप्टिमाइज करके दे दिया, 700 करोड़ प्रोजेक्ट का कॉस्ट निकल गया। बिल्कुल, अदर बेनिफिट्स तो छोड़ ही दीजिए। सो ये बहुत ही बेनिफिशियल है, और ये आगे आगे ज़्यादा होगा, क्योंकि डिमांड हर दिन बढ़ रहा है, ग्रोथ अर्बन सिटीज़ में हर दिन ज़्यादा हो रहा है। अभी आतर एनर्जी जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर और ज़्यादा ला दी है, तो डिमांड तो और बढ़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली मैं व्हीकल मैन्युफैक्चरर, तो मैं नहीं बोलूँगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से करना आपको इलेक्ट्रिसिटी का दिक्कत होगा, बट आपका पॉइंट एक्चुअली काफ़ी करेक्ट है। सिर्फ ग्रिड के लिए नहीं, आई थिंक इवन अपार्टमेंट एसोसिएशन के लिए आई थिंक देयर इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, जस्ट नोइंग कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का रिक्वायरमेंट कब आने वाला है, कितना उससे स्पाइक आएगा, एंड दैट प्रेडिक्शन लेयर फॉर द एसोसिएशन या ग्रिड के लिए आई थिंक इज वेरी वैल्यूएबल। अगर ये डेटा अवेलेबल हो तो आई थिंक समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कैन हैपन। एंड अभी हम जैसे चार्जिंग पॉइंट्स लगा रहे हैं, तो हम नोटिस कर रहे हैं कि
बिल्डिंग एसोसिएशन सामने से आके बोल रहे हैं कि हमें चार्जिंग पॉइंट लगाना है हमारे कॉम्प्लेक्स में, काफ़ी लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए है, बट देयर एबिलिटी टू प्रेडिक्ट कि कितना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इससे बढ़ेगा, देयर एबिलिटी टू सॉर्ट ऑफ प्लान फॉर इट, इंक्लूडिंग स्मार्ट मीटर्स का यूसेज कैसे करना है, आई थिंक काफ़ी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है। सो आई थिंक आप उस लाइक इन द अपकमिंग एरिया ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चार्जिंग, आई थिंक यू कैन ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू। तनु सर बहुत धन्यवाद। और मैं तो ये रेकमेंड करूँगा कि आप इनकी सर्विसेज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और रेकमेंड भी कर सकते हैं कहीं पे, अगर आपको लगता है हमारे जो यंग स्टार्टअप हैं इनको भी बढ़ने में मदद करेंगे तो आपका बहुत ही धन्यवाद करेंगे। तो फिलहाल मैं आपके पास वापस आऊँगा, अगर आपके पास समय है तो हमारी जो दूसरी स्टोरी है उस पर भी आपकी मेंटरशिप चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और ही बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी एनर्जी सेक्टर में। और एनर्जी सेक्टर में जिस तरह से हम कहें कि जो स्टार्टअप्स हैं वो आगे आ रहे हैं इस वक्त सॉल्यूशंस लेकर के, जिसकी इस वक्त देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कहीं मत जाइए, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्टार्टअप चैंपियंस। ISI। मम्मा ISI। नो बेटा, हॉट है, पापा को लेट हो जाएगा। पापा ISI। गेट रेडी बेटा। मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्ट्स पर ISI का निशान क्यों है? ISI मार्क का मतलब है विश्वसनीय बेहतरीन क्वालिटी, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। ISI मार्क जैसे पापा से है देश सुरक्षित, ISI मार्क से हम सब सुरक्षित। विश्वसनीय ISI मार्क। बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 बढ़ो। कुछ इसी तरह बच्चों के साथ साथ बढ़ते हैं LIC के चिल्ड्रंस प्लान्स, जो दे आकर्षक भुगतान बच्चों की हर बढ़ती अवस्था में। Can biofuel and agricultural waste be used as an automotive fuel? Yes, it is possible through Satat initiative. Moreover, it gives economic boost to our farmers, generates employment, reduces import of natural gas and crude oil, keeps our environment clean and makes India self-reliant. Satat, sustainable alternative towards affordable transportation. Saksham, an initiative of the Ministry of Petroleum and Natural Gas, issued in public interest by PCRA and Government of India. क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, हमें भी होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली जालिम रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, TDO से। जालिम लोशन। गुलाब के घुलने लगे अब जिंदगी में रंग नए। हम जहाँ PNB वहाँ। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखती हैं? मैं गोल्ड ज्वेलरी हमेशा BIS लाइसेंस्ड ज्वेलर से ही लेती हूँ, और वो भी बिल के साथ। मैं ज्वेलरी पर हॉलमार्क और सोने की शुद्धता जैसे 22 कैरेट के लिए 22 के 916 जरूर चेक करती हूँ। मैं बिल पर 22 कैरेट और ज्वेलरी पर 22 के 916 अंकित है या नहीं, ये चेक किए बिना नहीं खरीदती। सोना खरीदते समय ये सब जरूर देखें, ये सोने की शुद्धता की गारंटी है। तो आप भी स्मार्ट ग्राहक बनिए। जागो ग्राहक जागो। ISI। मम्मा ISI। नो बेटा, हॉट है, पापा को लेट हो जाएगा। पापा ISI। गेट रेडी बेटा। मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्ट्स पर ISI का निशान क्यों है? ISI मार्क का मतलब है विश्वसनीय बेहतरीन क्वालिटी, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। ISI मार्क जैसे पापा से है देश सुरक्षित, ISI मार्क से हम सब सुरक्षित। विश्वसनीय ISI मार्क। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब।
द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब? जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। बदलाव के घुलने लगे अब जिंदगी में रंग नए। हम जहाँ PNB वहाँ। पहला अक्षर रट लो तो वह से एक विद्वान होगा। पक्की होगी बुनियादें तो हाँ से हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। धुएं की काली बदरी हट सी गई, खुशहाली देखो अब हर तरफ बरसी गई। उज्ज्वला योजना जब से है घर में आई, सेहत की फुलवारी अब जीवन में खिल सी गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना देती आ रही है देश की महिलाओं को सेहत, समय और समृद्धि की खुशहाल सौगात, और मिल रही है हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा, ताकि खुशियों की ये लौ सदैव ऊर्जित और उज्ज्वलित रहे। योजना के तहत करोड़ों घरों को मिल रहे हैं कोरोना के मुश्किल हालातों में मुफ्त सिलेंडर। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखती हैं? मैं गोल्ड ज्वेलरी हमेशा BIS लाइसेंस्ड ज्वेलर से ही लेती हूँ, और वो भी बिल के साथ। मैं ज्वेलरी पर हॉलमार्क और सोने की शुद्धता, जैसे 22 कैरेट के लिए 22 के 916 जरूर चेक करती हूँ। मैं बिल पर 22 कैरेट और ज्वेलरी पर 22 के 916 अंकित है या नहीं, ये चेक किए बिना नहीं खरीदती। सोना खरीदते समय ये सब जरूर देखें, ये सोने की शुद्धता की गारंटी है। तो आप भी स्मार्ट ग्राहक बनिए। जागो ग्राहक जागो। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्टार्टअप चैंपियंस, और अब इस कड़ी में हम एक दूसरी कहानी की तरफ आपको लिए चलते हैं जो एक बहुत ही स्मार्ट सोल्यूशन दे रही है। और अगर हम स्मार्ट सोल्यूशन की बात करें तो आज की कहानी है अगली हमारी एलो ई-सेल की। और एलो ई-सेल केवल भारत की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जो अब पूरी दुनिया में अपना नाम कमा चुकी है। एक ऐसा सोल्यूशन जो कि एलोवेरा से आपकी जो चार्जेबल बैटरीज होती हैं उनको बनाने का काम, और बहुत ही छोटे शहरों से आए हुए जो युवा हैं वो किस तरह से पूरी दुनिया में अपना नाम कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको ये खूबसूरत सी कहानी, और इसके बाद इस चर्चा पर वापस लौटेंगे। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्टार्टअप चैंपियंस। राजस्थान अपने थार मरुस्थल के लिए जाना जाता है, जहाँ पर एलोवेरा बहुतायत से उगता है। अक्सर प्रदूषण की वजह से आपकी त्वचा ख़राब हो जाती है, और एलोवेरा का इस्तेमाल कॉस्मेटिक के तौर पर किया जाता है, जो आपकी त्वचा को चमकदार बनाता है, उसे रिचार्ज करता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि ये एलोवेरा से आप ड्राई सेल बैटरी भी बना सकते हैं? कमाल की बात है ना। और ये करिश्मा करके दिखाया है 2 यंग इंजीनियर्स ने, जो इनोवेटर्स हैं, जिनको ना सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी मान्यता मिली है। जयपुर में एक छोटे से कमरे में अपने लैपटॉप पर कामयाबी की नई कहानियां लिख रहे नवीन और निमिषा के हाथों में वो चाबी है जिससे भविष्य में एनर्जी क्षेत्र की बहुत सी समस्याओं के ताले खुल सकते हैं। एलोवेरा के जरिए इस जोड़ी ने ऐसा इनोवेशन किया है जिससे न सिर्फ अंधेरा दूर भगाया जा सकता है, बल्कि वक्त पर भी नजर रखी जा सकती है। नवीन और निमिषा का एलो ई-सेल पूरी तरह इको फ्रेंडली है और पूरी तरह स्वदेशी भी है। ड्राई सेल में काम आने वाली 97% सामग्री आयात करनी पड़ती है। आमतौर पर इन बैटरियों को तब फेंक दिया जाता है जब उनमें 20 से 30% क्षमता बाकी होती है, और इससे विस्फोट भी हो सकता है।
पुरानी बैटरियों का ढेर लैंडफिल्स के जरिए जमीन, आसमान और हवा में खतरनाक प्रदूषण पैदा करते हैं। एक स्टडी के मुताबिक भारत में हर वर्ष 2 मिलियन मीट्रिक टन कचरा पैदा होता है और इसमें 82% ई वेस्ट होता है, जिससे किडनी, सांस की गंभीर बीमारियों के अलावा कैंसर भी हो सकता है। एलोवेरा से बनी एलोई सेल आम बैटरियों के मुकाबले न सिर्फ सस्ती बल्कि ज्यादा दमदार भी है। अपने दमदार इनोवेशन के दम पर इस जोड़ी ने 3 अक्टूबर 2019 बार्सिलोना, स्पेन में स्नाइडर ग्रीन का ग्लोबल अवार्ड हासिल कर लिया। मुकाबला बहुत कड़ा था और इसमें 168 देशों के 2800 से ज्यादा यंग इनोवेटर्स की चुनौती थी। नवीन और निमिषा के इनोवेशन से 1 किलो एलोवेरा से 125 पेंसिल सेल तक बनाए जा सकते हैं। जाहिर सी बात है, इससे किसानों को भी काफी फायदा होगा। अगर हम कॉस्ट वाइज बात करें तो ये जो एलोवेरा है इसको ग्रो करना बहुत आसान है और 30 टन्स ऑफ एलोवेरा ग्रो हो सकता है सिर्फ 2 एकड़ के लैंड में, जिससे 6 लाख का प्रॉफिट हो सकता है एक्स्ट्रा। यूरोप और अमेरिका में दिग्गजों से मुलाकात कर चुकी ये जोड़ी अपने परिवार के पहले इंजीनियर हैं। निमिषा लखनऊ से हैं और नवीन बूंदी, राजस्थान से। लेकिन नवीन की कहानी और भी प्रेरणादायक है। नवीन अपने परिवार का पहला ग्रेजुएट है और उन्होंने ज्यादातर शिक्षा सरकारी स्कूलों में हिंदी माध्यम में ही हासिल की है। कामयाबी का स्वाद चख चुके नवीन ने अब बूंदी में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के ज्ञान का स्तर सुधारने का बीड़ा उठाया है। कोविड के प्रोटोकॉल्स के साथ, एक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हमने उनको एक ओरिएंटेशन क्लास दी बच्चों को कि कैसे वो अपने से छोटी क्लास वालों को पढ़ा सकते हैं और एक दूसरे का सपोर्ट करके और पीयर टू पीयर एक दूसरे से वो पढ़ सकते हैं। 6 अक्टूबर 2020 में 458 प्रविष्टियों को पछाड़कर 5 लाख रुपए का नेशनल स्टार्टअप अवार्ड जीत चुकी इस जोड़ी की रफ्तार को कोविड के स्पीड ब्रेकर का सामना जरूर करना पड़ा है, लेकिन उनके हौसले बुलंद हैं और उन्होंने अपने एलोई सेल के लिए पेटेंट की अर्जी भी लगा दी है। सीक्रेट इनका पेटेंट मिलने के बाद आप लोगों तक पहुंचेगा कि किस तरह एलोवेरा ज़मीन से निकलकर टॉर्च के ज़रिए हमारी और आपकी ज़िंदगियों को रोशन कर सकता है। तो देखिए, आपने ये बहुत ही खूबसूरत कहानी और नवीन, निमिषा दोनों ही जो चैंपियंस हैं कहें हम, आज हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन, आपसे ही शुरुआत करते हैं। आप तो मतलब इस वक्त करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे ऐसे लोग से जिनको लगता है कि वो हिंदी मीडियम में पढ़ने के बावजूद कुछ नया नहीं कर सकते? आपकी कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं नहीं मानता ऐसा कुछ कि हिंदी मीडियम और ये कोई चीज़ें आपके सामने आएगी जब आप काम करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जब जीत की जिद होती तो घाव नहीं गिने जाते। लेकिन ये आपने शुरुआत कैसे की? क्या आप इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहे थे तब? ये आइडिया की शुरुआत अगर हम कहें, और आप निमिषा से कैसे मिले? जी, 2016 में जब हमारी गवर्नमेंट एक इकोसिस्टम ला रही थी इंडिया के अंदर, तो काफ़ी सारे ऐसे इवेंट्स, हैकाथॉन्स वगैरह हो रहे थे। तो क्योंकि हम भी स्टार्टअप में उस टाइम पे नए नए इंटरेस्टेड थे और नए इंट्रोड्यूस हुए थे। तो ऐसा इंटरेस्ट क्यों आया? क्योंकि लोग इंजीनियरिंग करने के बाद तो अच्छी नौकरियां, मतलब आईटी से निकलने के बाद तो वो मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज में काम करना चाहते हैं। आप स्टार्टअप क्यों सोचने लगे? हाँ, क्योंकि हमने आईआईटी से स्टार्ट नहीं किया था सर। तो उस टाइम पे नया कल्चर आ रहा था, हम भी इसको समझना चाह रहे थे। कम्युनिटी में थे हम, ऐसे इवेंट्स में एक इवेंट में निमिषा और हम मिले और इस तरह हमने काम करना स्टार्ट किया। और तो निमिषा भी, आप भी क्या मतलब इंजीनियरिंग, आपकी साइड, आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है और इस पूरे इकोसिस्टम में आपका कंट्रीब्यूशन किस तरह से आप कर रहे हैं? वैसे तो अगर मेरी पढ़ाई की बात करें तो मैंने इंजीनियरिंग करी है कंप्यूटर साइंस में, और नवीन ने सिविल इंजीनियरिंग में करी है। हम दोनों हैं अलग अलग बैकग्राउंड से, बट जहाँ पर बात आती है कुछ नया करने की, तो हम दोनों में ही जज्बा है कुछ ना कुछ नया सीखने का, जिससे हम कुछ नया कर सके, जिससे आम जनों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सके। तो नवीन, ये एलोवेरा क्यों? कोई दूसरी चीज़ भी हो सकती थी? पता कैसे चला कि साहब उसमें इतनी एनर्जी है कि आप लाइट अप कर सकते हैं काफ़ी कुछ? देखिए, ऐसे बहुत सारी वाइट पेपर रिसर्च है, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज पे, और हम भी उस डायरेक्शन में बढ़े कि हम किन किन चीज़ों पर ट्राई कर सकते हैं। और हमारा फाइनल जो इन्फ्रेंसेस था कि हमें सबसे जो बढ़िया रिजल्ट मिला वो में एलोवेरा से मिला। तो फाइनली हमने एलोवेरा को एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज़ किया उन बैटरीज को, उनके हार्ड केमिकल्स को, ट्रेस एलिमेंट्स को रिप्लेस करने के लिए। तो अभी किस स्टेज में हैं आप लोग? अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट अगर आपके पास है तो थोड़ा सा एक बार हम देखना भी चाहेंगे कि वो प्रोडक्ट जो है वो किस तरह से काम कर रहा है। हमने अपने स्टोरीज में तो दिखाया ही, ये ई सेल काफ़ी छोटी, मतलब ये
मेरे ख्याल से ये डबल ए साइज की बैटरी है, तो ये परफेक्टली काम कर रही है अगर आपने पूरा रिसर्च कर लिया इसमें कंप्लीट। ओके, तो किस तरह से अभी आप लोग किस स्टेज में हैं? अगर प्रोटोटाइप में है, प्रोडक्ट आप लोगों का कब तक आ जाएगा? जी, अभी हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज में, और ये जो 2020 का लॉकडाउन हुआ था जिससे एक बहुत बड़ा गैप रह गया, क्योंकि ऑनलाइन जो वर्क फ्रॉम होम वगैरह ये नॉर्मल स्टार्टअप्स के लिए पॉसिबल है, पर जो प्रोडक्ट बेस्ड या रिसर्च स्टार्टअप है वो हम ऑनलाइन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम वो फिल करने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ा हम डिले हो जाएंगे, बट एट द एंड ऑफ 2021 पे हम कोशिश करेंगे कि हम इसको प्रोडक्ट मार्केट में लाएं। लेकिन निमिषा, ये जो आपने अवार्ड जीता, ग्लोबल अवार्ड, उसकी थोड़ी कहानी बताइए, कैसे आप लोगों को पता चला और वहाँ पे कैसे कौन कौन से सोल्यूशन से कंपटीशन था आपका? ये श्नाइडर की तरफ से एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था, उसमें हमने पार्टिसिपेट किया एंड उसमें ऑल ओवर वर्ल्ड से मतलब 168 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। वहाँ पे अलग अलग क्या कहते हैं कंपटीशन, मतलब अलग अलग कंपनीज आई थी, जिसमें से कोई रेन वाटर से बिजली पैदा कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। बट वहाँ पर भी जब हमने अपने एलोवेरा बैटरीज करी एंड सबके आशीर्वाद और प्यार से हम ही लोग ग्लोबल विनर्स बन के आए। तो उसके बाद फिर आपको एक अच्छी पहचान मिली होगी, लोगों ने पूछना शुरू किया होगा। इन्वेस्टर्स के पास जब आप पहुँचे तो आप उनको क्या समझाते हैं, और क्या अभी तक आप लोगों को कुछ इन्वेस्टमेंट मिल पाया? अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हम अभी प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज पे हैं, अभी हमारा प्रोटोटाइप स्टेज कंप्लीट हुआ है, तो अब हम रेडी हुए हैं इन्वेस्टमेंट लेने के लिए। अभी तक हमने डायरेक्टली किसी भी इन्वेस्टर को अप्रोच नहीं किया था, अभी तक हम लोग बूटस्ट्रैप और गवर्नमेंट ग्रांट से ही हमारा निवारण हो रहा था। तो नवीन, बूटस्ट्रैपिंग चल रही है, मतलब अपने पैसे आप खुद लगा रहे हैं इसमें, लेकिन कितना भरोसा है आपको अपने ब्रांड पे, अपने सोच पे और अपने भविष्य पे कितना भरोसा है? और अगर स्केलेबिलिटी की बात करें, मॉडल की बात करें, तो आप कितना बड़ा विज़न रखते हैं? जी, भरोसा तो हमें बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए हम जब हम एलओई सेल को देखते हैं तो हम अगले 5 साल और 10 साल का आगे का जब सोचते हैं तो हम देखते हैं कि हम एक लीडिंग कंपनी होंगे जब हम इस स्पेस में होंगे। अभी नहीं पता कि हम कितना सक्सेसफुल होंगे, पर भरोसा पूरा है सर। ये तो प्रैक्टिकल आपने बिल्कुल वो कमेंट किया, लेकिन क्या आपकी बात जो है वो कंपनी से चल रही है जो अभी ड्राई सेल बनाती हैं, जिसकी वजह से ई वेस्ट जो हमने बताया कि काफ़ी होता है, वो लोग भी तो इनोवेशन कर रहे होंगे, वो लोग भी तो R&D में काम कर रहे होंगे, तो क्या आप लोग उनसे इंटरैक्ट कर पा रहे हैं, उनसे ही डायरेक्ट ऑर्डर मिल जाए आपको? हमारी हर तरफ से कोशिश जारी है, जितनी भी लीडिंग कंपनीज़ हैं और जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात कर लीजिए, मैन्युफैक्चरर्स की बात कर लीजिए, तो हमारी सबसे बात जारी है और जल्दी कोई ना कोई निष्कर्ष निकल के आएगा। तो चलिए फिर आपके कुछ परिवार वालों की हमारे पास एक छोटी सी क्लिप है, उस पर निगाह डालते हैं और उसके बाद इस बातचीत को आगे रखेंगे। एलओई सेल 100% इको फ्रेंडली है, साथ में वो किसानों के आय का भी एक सोर्स बन सकता है। और ऐसे जो नेशनल स्टार्टअप अवार्ड जैसे प्रोग्राम सरकार करवाती है, इसके द्वारा बहुत से ऐसे स्टार्टअप हैं जो हिडन स्टार्टअप जिनको अपन कह सकते हैं, उन्हें भी अपन सामने ला सकते हैं। Really, it's a commendable thing for the entire family. And not only this, prior to it, Nimisha and Naveen, they had representative India and Asia in Barcelona, and they were rewarded as a global winner. And whatever thinking of Mr. Narendra Modi regarding Atmanirbhar Bharat, I think they are providing us steps towards it. स्टार्टअप का नेशनल अवार्ड मेरे बच्चों को, नवीन और निमिषा दोनों को मिला है। मैं इसको बहुत ज़्यादा खुश हूँ जब इन लोगों को नेशनल अवार्ड मिला। मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा कि मेरे बच्चों को जो है वो नेशनल अवार्ड मिला। नवीन, अगर हम बात करें किसानों की, तो मेरे ख्याल से आपको ये भी दिख रहा होगा कि आपको किसानों के साथ टाई अप करना पड़ेगा, उनको आप एश्योर्ड इनकम दे सकते हैं। सरकार बात करे किसानों की आमदनी को 2 गुना 3 गुना बढ़ाने, आप उसमें भी शायद, उस इकोसिस्टम में भी शायद आप कुछ मदद कर सकते हैं, क्या कहें? जी, गवर्नमेंट भी कुछ प्लान करती है कि किसानों की इनकम इतनी तक बढ़ाई जाए, पर हमने भी कुछ सोचा है कि हम कुछ इतना करें कि 10 गुना तक हम बढ़ा दें। क्या बात है। किसानों की आय जो है, और क्योंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और मैं भी इसी बैकग्राउंड से आता हूँ, तो हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो हमेशा यही रहेगा। और इसीलिए हमारा जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है एलोवेरा, वो हम यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसानों को इससे फ़ायदा होगा। और राजस्थान में बहुत सारे लोग इसकी किसानी करते हैं, आप क्या उनसे बात करते हैं, क्या उनसे? निमिषा, अगर आप कैसे इंटरेक्ट करते हैं
फार्मर इकोसिस्टम से कैसे इंटरेक्ट कर पाते हैं कि आप लोग को इनपुट की कम से कम दिक्कत हो? अचानक मान लीजिए आपको करोड़ों सेल्स के ऑर्डर मिले तो फिर तो आपको वो सप्लाई इंश्योर करनी पड़ेगी। इंश्योर करने के लिए सबसे पहले तो हमने एलो ई सेल के रिसर्च फार्म 4 रिसर्च फार्म हमने सेटअप कर दिए हैं, और उसके अलावा भी हमारा काफ़ी फार्मर्स से बातचीत चलती है। जैसे कि नवीन ने बताया, ये भी फार्मर्स के बैकग्राउंड से हैं, तो इस तरह से तो हमें अपने जितने भी कृषक हैं उनसे बातचीत करने में परेशानियों का सामना तो नहीं करना पड़ता, लेकिन हाँ, हमें उन्हें विश्वास ज़रूर दिलाना पड़ता है कि हाँ, हम उनकी आय में सपोर्ट करेंगे और आगे चल के उनके ही इस रॉ मटेरियल से हम उन्हें ऊर्जा का स्रोत दे पाएंगे। तो अब एक बार फिर से मेंटोर की बारी आ गई है, तरुण के पास चलते हैं। तरुण, ये सोल्यूशन LOECL जो है वो सोल्यूशन दे रहा है एलोवेरा से बैटरी बनाने का, रिचार्जेबल बैटरी बनाने का, और वो लोग प्रोटोटाइप तक पहुंच भी चुके हैं। आपको कोई सवाल या फिर कमेंट है? स्वागत है। नहीं, आई थिंक ये काफ़ी अच्छा इनोवेशन है। आज की तारीख में कुछ केमिस्ट्रीज है जैसे लिथियम आयन, जिनमें निकल और जिनमें लेड और मर्क्यूरी वगैरह का यूसेज काफ़ी कम हो गया है। बट रियलिटी ये है कि हमारे सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में वेदर रिमोट कंट्रोल हो या फिर पावर टूल्स हो, सब में जो सेल्स जाती है उनमें काफ़ी हानिकारक मटेरियल जाता है। तो रिप्लेसिंग दोस्त विद एलोवेरा इज एक्चुअली लाइक, मैंने जब डिस्क्रिप्शन पढ़ा तो मुझे समझ नहीं आया कैसे फीजिबल है। जब मैं देख रहा हूँ एक्चुअल प्रोटोटाइप्स बन गए, आई थिंक दिस इज वेरी हार्डनिंग। सिर्फ एक क्वेश्चन था मेरा, what's the content of aloe vera in a cell, in a typical AA cell, per percentage of volume, as a weight percentage? Nimisha? So it is more than 80%. So the major constituent is aloe vera. Major constituent is aloe vera. Okay. So very interesting. आप इसको प्रोडक्शन में अभी आई अंडरस्टैंड आप अभी टेस्टिंग या फिर अभी डिजाइन स्टेज पे आप किसी के साथ पार्टनर कर रहे हैं टू ब्रिंग आउट पायलट स्टेज प्रोडक्शन इसका? एनीवे आप किसी के साथ पार्टनर कर रहे हैं या फिर खुद का लगाने के लिए इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं? आप क्या आगे का रास्ता देख रहे हैं? लाइक टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट दिस, अभी हम लोग क्या है कि प्रोटोटाइप हमारा डेवलप हुआ है, तो अभी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं वेज कि हम कितना जल्दी या तो पार्टनर कर लेते हैं या फिर खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर लेते हैं। एक्चुअली 2020 में जो कोविड आ गया, उस चक्कर में ये हमारा जितनी भी ये प्लानिंग वगैरह ये डिले हो गई, अदरवाइज़ हम अब तक मार्केट में आ चुके होते हैं। ओके, बताइएगा इफ आई कैन हेल्प इन एनी वे। आई थिंक ये बहुत ही यूजफुल इनोवेशन है। बहुत ही हैवी क्वांटिटी में ये सेल्स का यूसेज है इंडिया में, एंड मूविंग टू एलोवेरा आई थिंक इट सीम्स वेरी वेरी डिफरेंट बट क्लियरली वेरी वेरी फीजिबल एंड विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। थैंक यू। थैंक यू तरुण। मुझे लगता है बहुत सारे युवा जो हैं वो आपसे भी इंस्पायर्ड होंगे, तो हम आपके सामने भी कुछ सवाल रखना चाहेंगे। ये जो आप चार्जिंग ग्रिड्स पर काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, चार्जिंग स्टेशंस उसकी क्या स्टेटस है और कब तक आप लोग पैन इंडिया ऑपरेशन शुरू करेंगे? सो हमने अभी तक लगभग 105 आई थिंक लिटिल मोर देन 100 चार्जिंग स्टेशन अक्रॉस द कंट्री लगाया। हैदराबाद में अभी 12 चार्जिंग स्टेशन है, मुंबई में अभी 2 या 3 है और 5-6 और ऑन लाइव जा रहे हैं, दिल्ली में 10 लोकेशन लाइव जा रहे हैं। तो हमारे पैन इंडिया ऑपरेशन ऑलरेडी ऑन है। मार्च तक लगभग 150 चार्जिंग स्टेशन लाइव हो जाएंगे, एंड बाय जून दिस ईयर अबाउट 250 लोकेशन 25 सिटी में लाइव होंगे। माय फाइनल क्वेश्चन टू यू सर, आपका जो एक तरह से आइकॉनिक प्रोडक्ट है वो कब तक आएगा, और अगर कॉस्टिंग की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा बिट लोगों को लगता है कि कॉस्टली है, तो उसको आप अफोर्डेबल कब तक बना पाएंगे? अगर आप कुछ एश्योरेंस दे पाएँ स्टार्टअप चैंपियंस के जरिए। मुझे ऐसा लग रहा है भाई अभी आप डिस्काउंट मांगने वाले हैं। आप डिपेंड आप कौन से शहर में। हमने मुंबई में सेल्स चालू कर दी है, हमने पुणे में सेल्स चालू कर दी है, दिल्ली में हमारी टेस्ट राइड चालू हो गई है और सेल्स मार्च से चालू हो जाएंगे। सो वेरी क्लोज, मोस्ट मेजर सिटीज में सेल्स चालू हो रही है। एंड प्राइसिंग, अभी द प्राइसिंग रिफ्लेक्ट्स कि ये एक अर्ली स्टेज टेक्नोलॉजी है, हम एक यंग कंपनी है, हम काफ़ी ट्राई कर रहे हैं कि हमारा बिजनेस मॉडल वर्क्स ताकि एंड प्रॉफिटेबिलिटी जल्दी पहुँचे। अगले साल तक हमारा इंटेंशन है कि इसी प्रोडक्ट का एक लोअर कॉस्ट वेरिएंट इंट्रोड्यूस करने का ट्राई करें, बट देखते हैं पहले इसका रिस्पॉन्स कैसा आता है ऑल ओवर इंडिया। तरुण मेहता, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। आपको बहुत शुभकामनाएं आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए, और आपने मेंटरशिप इस प्रोग्राम में किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के एक्सपर्ट्स
जिनको भरोसा है न केवल अपने प्रोडक्ट्स पे बल्कि उस इकोसिस्टम पे भी जो लगातार इस देश की समस्याओं पर काम कर रहा है और उसके सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश कर रहा है। अब हम अपने ऑडियंस की तरफ चलते हैं। कौन सवाल करना चाहते हैं? जी। हेलो सर, आई एम शैलरिता आनंद एंड जर्नलिज्म स्टूडेंट एंड मेरी क्वेश्चन है सर, मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, तो बिहार में लाइक सिचुएशन बहुत ही वर्स्ट है। हमारी 24 आवर्स तो इलेक्ट्रिसिटी मिलती नहीं है वहाँ एंड सो मैं चाह रही थी, बिजली की चोरियाँ भी बहुत बढ़ रही हैं। इसके एक रीज़न ये भी है कि बिल्स हाई अमाउंट में आते हैं, तो इसलिए चोरियाँ बढ़ रही हैं। सर, हम ऑल्टरनेटिव्स क्यों नहीं यूज़ करते हैं? लाइक सोलर है, सोलर एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी, हमारे बिहार में रिवर्स हैं, हम उसे भी यूज़ कर सकते हैं। सो सोलर एनर्जी के बारे में लोगों के मन में एक वहम है कि सोलर एनर्जी बहुत कॉस्टली आता है, सोलर लगाना बहुत कॉस्टली हो जाता है, एक्सपेंसिव होती है। तो ये चीज़ लोगों को हम कैसे अवेयर कर सकते हैं कि ये एक्चुअली में एक्सपेंसिव नहीं होती है? ये चीज़ हम कैसे अवेयर कर सकते हैं लोगों को? नहीं, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि बिहार में ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उधर लॉसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप बिहार, यूपी, उड़ीसा, आप ये रीजन में अगर देखेंगे तो इसके कारण क्या हो जाता है, बिजली कंपनियां बहुत घाटे पे चलता रहता है, तो इसलिए वो फिनेंशियली वो स्ट्रांग नहीं है, तो ख़रीद के फिर बांटते रहे। तो आपका क्वेश्चन है कि रिन्यूएबल एनर्जी, देखिए रिन्यूएबल एनर्जी अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स विजन भी है कि हम लोग अभी 40 गीगावाट तक हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी लाए। अगर वो हुआ, क्योंकि अभी अब अगर आप देखेंगे 9 रुपये में पर यूनिट आता था, अभी 1.5 रुपये में आ गया है जो लास्ट हुआ। तो ऑटोमेटिकली अगर वो आ गया तो वो रिन्यूएबल एनर्जी कम हो जाएगा। अगर इंडिविजुअली लगाना चाहता है तो वो थोड़ा कॉस्टली तो पड़ेगा, बट अगर ग्रिड लेवल पे अगर करेंगे, इसलिए तो पूरा फोकस ग्रिड लेवल पे फोकस कर रहे हैं। तो सरकार भी जो प्रोज्यूमर जो है प्रोडक्शन भी करें और आप कंज्यूम भी करें, जो प्रोज्यूमर्स बनाने पर जो है वो फोकस कर रही है। हमारे साथ एक और स्टार्टअप है आकांक्षा बायो मास पे काम करती हैं, उनकी वेस्ट पे भी काम करती है। आकांक्षा जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार, मेरा नाम आकांक्षा है। स्वयंभू इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है हमारी कंपनी, जो कि हम कम्युनिटी बायोगैस प्लांट्स पे काम करते हैं। मेरा सवाल आप लोग से ये है कि आपने क्या इस चीज़ पे रिसर्च किया कि आप कैसे सप्लाई चेन राइट फ्रॉम द स्क्रैच एलोवेरा लेने से लेकर बैटरी बनाने तक आप कैसे मैनेज करेंगे? लाइक फॉर एग्जांपल, हम लोग जब गोबर खरीदते हैं तो उनको लगता है कि ये हमसे सस्ते में गोबर लेके बिजली बना रही है, तो ये बहुत कमा रही होंगी, तो सडनली दे अपसर्ज द प्राइस ऑफ काउ डंग। तो हमारा एक पूरा रिपल इफेक्ट आ जाता है कि हम गोबर जब 1 रुपये में लेंगे तो बिजली कितने में बेचेंगे। तो दिस कैन हैपन इन योर सॉल्यूशन ऑल्सो, कि फार्मर को लगे कि एलोवेरा इतना सस्ता लेके बैटरी क्यों बेच रहा है। सो कैन यू हैव एनी क्वेश्चन आंसर ऑन दैट? सो अगर हम इस सप्लाई चेन की बात करें तो अगर हम पहली चीज़ तो जब हम स्टार्टअप करते हैं तो हम आगे से 5 साल 10 साल की प्लानिंग करके चलते हैं। हमारी बात करें तो हम अपने केस में भी राइट फ्रॉम दी की रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट से लेकर मैन्युफैक्चरिंग के बाद भी हमारे कंज्यूमर्स के पास जाने के बाद उन बैटरीज़ की जो रिसाइकलिंग होगी वहाँ तक का रोड मैप हमने बना रखा है। और जब बात आती है कि जब जैसे आपने कहा जब हम गोबर खरीदते हैं तो उन्हें लगता है इन्हें प्रॉफिट हो रहा है तो हम भी बढ़ा दें, तो हमारे केस में भी यही होगा कि क्या नाम है, जब हम एलोवेरा लार्ज अमाउंट में ख़रीदने लगेंगे या फिर अभी भी जैसे एलोवेरा बहुत लार्ज अमाउंट में ख़रीदा जाता है तो प्राइस में इंक्रीज़ आएगा, ऑब्वियस सी बात है। बट हम लोगों को सबको उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजीज़ बनानी पड़ती हैं कि जो एंड प्रोडक्ट है या हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है वो हम लोअर रख सकें, उस पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े। तो अगला सवाल लेते हैं जी, पूछिए थोड़ा सा। हाय सर, हाय एवरीबॉडी, माय नेम इज़ ऐश्वर्या एंड आई एम स्टूडेंट फ्रॉम जिम्स। सो मेरा क्वेश्चन सर आपसे ये है कि एवरीवन इज़ गेटिंग टेक्नोलॉजिकल savvy, like everyone wants to get into technology, but will this actually give employment? like we would हम अभी बाहर निकल जाएंगे, हम लोगों को रियल वर्ल्ड फेस करना है, तो हम लोगों को कैसे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी? क्योंकि मैन पावर तो कम ही हो जाएगा, क्योंकि जब ज़्यादा स्टार्टअप्स आएंगे, ऐप्स आएंगे तो
एक सॉरी लास्ट पॉइंट में सो वो ये कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स आएंगे तो गैजेट्स का इस्तेमाल करेंगे, तो आप इंडस्ट्री 4.0 लेकर के आएंगे, रोबोटिक्स लेके आएंगे, तो लोगों को नौकरी कैसे मिलेगी? इतने सारे आप लोग मशीन्स बना रहे हैं जो इनकी जगह ले लेंगे। नहीं, ये डर है इनका। एक तो अगर आप मैं थोड़ा इसमें कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहता हूँ, अगर रोबोटिक्स या एआई आया तो और काम ज़्यादा होगा, लेकिन काम कैसा ज़्यादा होगा? rather than a labor intensive, it will be more towards on the innovation intelligent part of it. But however, अभी अगर आप देखेंगे इंडिया में तो अभी अब मैं स्मार्ट मीटरिंग का अगर देखूं, अगर स्मार्ट मीटरिंग लगना चालू हुआ, ये एम्प्लॉयमेंट हर सेक्टर में, इंजीनियरिंग राइट फ्रॉम द इंस्टॉलेशन हार्डवेयर वेंडर टू ऑल, बिकॉज ये इंफ्रास्ट्रक्चरल है, टेक्नोलॉजी का भी होगा, इंजीनियरिंग पे भी होगा, ग्राउंड लेवल इंस्टॉलेशन, वो सर्विस वेंडर तक भी ये बेनिफिट होगा फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। सर बट लाइक एवरीवन हियर इज़ नॉट दैट केपेबल, मतलब मेंटल एबिलिटी तो हम यूज़ कर लेंगे, बट पीपल हियर आर नॉट श्योर अबाउट देयर एक्चुअल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, सो हाउ वुड वी यूज़ देयर फिजिकल एबिलिटी? मतलब ये मेरा क्वेश्चन है। सी डेफिनेटली from an engineering pass out, definitely ये gap इंडिया में बहुत है, क्योंकि an engineering pass out is definitely not ready for the industry ready नहीं रहता है। वही आप बाहर रिक्रूटमेंट करते हैं, वो engineering pass out industry ready आते हैं। This what is the skill development that program that has been working out. So I think the internship itself, you involved in such companies, which we are already doing. If you look at our, we have being a startup in a small town like Chinwada in Madhya Pradesh, we have opened a center where all from that जो BCA, MCA इंजीनियरिंग करके आते हैं, क्योंकि हमारा इंदौर जबलपुर में हम लोग मेजर काम कर रहे हैं, तो वहीं पे ट्रेन करके वहीं पे हम लोग डाल रहे हैं। So this gap, I think more focus on the internship it is there on the industry itself. I think that will help, but this gap exists in India, especially in India. चलिए तो इस अंतिम सेगमेंट में मेरे पास कुछ सवाल हैं। नवीन, अगर आपको अगले राउंड ऑफ जो फंडिंग मिलेगी, मान लीजिए फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग, वेंचर कैपिटल फंडिंग मिलती है, तो फिर आप लोग इमीडिएटली क्या करेंगे, क्या प्लान होगा? हमारा जो मेजर पोर्शन हो जाएगा वो R&D हमारा कंटिन्यू रहेगा, और कुछ ऑपरेशंस हम जो रेज्यूम कर रहे हैं वो जाने हैं, कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, कुछ हमें हमारा जो सेटअप है वो बढ़ाना है, तो major segment like more than 50% would be on capital, okay, 20 to 30% on the R&D, okay, and rest on other things, on the team management. Yeah. Thank you. विपिन, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो बहुत बड़े हैं, आप उनसे कैसे फाइट करेंगे और मेक इन इंडिया का नाम कैसे रोशन करेंगे? सर वो जर्नी क्योंकि हमने पहले 2014 से चालू है, उसके लिए हम लोग ऑलरेडी वो डिलीवर किया है कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट। अभी आप देख रहे होंगे हम लोग ऑलरेडी ग्लोबली डिलीवरी कर रहे हैं, जहाँ मिडल ईस्ट जैसा जगह पे आप अगर टेक्नोलॉजी को अगर देते हो, क्योंकि उधर पैसा का बारे में आप जो कॉस्ट हम लोग इंडिया सोचते हैं वो उधर कॉस्ट नहीं सोचते हैं, उधर हाई एंड ऑफ द टेक्नोलॉजी चाहिए। अगर वहाँ पे हम डिलीवर कर रहे हैं, सो आई थिंक वी आर ऑलरेडी कॉम्पीटिंग। एंड रिसेंटली पिछले 2 साल से गार्टनर का मैजिक क्वाड्रेंट या मार्केट गाइड रिपोर्ट में हम लोग लगातार 2 साल से टॉप 20 इन द वर्ल्ड लिस्टेड है। सो निमिषा, अगर ब्रांड की बात की जाए तो आप अपने ब्रांड को कितना प्यार करते हैं? अगर मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी आपको एक्वायर करना चाहे तो फिर आपका क्या स्टेप होगा? जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो एक स्टार्टअप के लिए उसका जो प्रोडक्ट होता है वो उसके बेबी की तरह होता है, ठीक है। एंड हमारे केस में भी हम इस प्रोडक्ट से बहुत प्यार करते हैं, बट हमारा मेन विजन जो है वो इको फ्रेंडली सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना है पूरी दुनिया को। और जब बात एक्वायरिंग की आती है तो एक स्टार्टअप के लिए एक्वायर होना एक बहुत बड़ी सक्सेस मानी जाती है, और अगर हमारा प्रोडक्ट एक्वायर होने से जन जन तक पहुंच सकता है तो हम क्यों नहीं जाएंगे? ऑब्वियसली हम एक्वायर होना चाहेंगे। निमिषा, बहुत धन्यवाद। नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया। और विपिन जी, आपका भी धन्यवाद इस पूरे इंटरेक्शन के लिए। स्टार्टअप चैंपियन लगातार स्टार्टअप इकोसिस्टम में अपना एक अलग इम्पैक्ट भी बनाता जा रहा है। बीते हफ्ते हमने बात की थी स्पेस सेक्टर की, और अब हमें पता चला है कि जो तीनों ही स्टार्टअप कंपनियां हैं वो
एक साथ हाथ मिला करके देश के स्पेस सेक्टर में काम करने जा रही हैं और मुझे लगता है कि स्टार्टअप चैंपियन इस कार्यक्रम की एक बड़ी सफलता है। हम देश और विदेश के कई कस्टमर्स से कांटेक्ट में थे। इस प्रोग्राम के बाद सभी ने हमारा शुभकामनाएं दी और कई जगह से हमें पॉजिटिव न्यूज़ मिल रहे हैं। इस प्रोग्राम के कारण सभी को स्पेस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में बहुत जानकारी मिली है। एक और एडवांटेज इस प्रोग्राम से हुआ कि हम तीनों स्पेस कंपनीज स्काईरूट, ध्रुवा और बेलेट्रिक्स तीनों मिलकर काम करने के लिए डिसाइड किया है और एक MOU भी साइन कर रहे हैं हम तीनों। After the show, we 3 startups, came together and exploring ways to collaborate with each other, as suggested by our mentor Shri Somnath. The show has reached every nook and corner of the country. So we have received messages from many youngsters that they found it very inspiring and increased their interest in the space sector. So we from Skyroot would like to wholeheartedly thank Doordarshan and Startup India teams for this amazing initiative. हम इसरो चेयरमैन के साथ 8 साल में पहली बार बात किए हैं। उन्होंने जो सपोर्ट एक्सटेंड किया है, हमारे पूरे टीम का मोटिवेशन बढ़ा है। तो आज के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, लेकिन आपने देखा कि जो हमारे चैंपियंस हैं, आज के जो एनर्जी चैंपियंस, वो किस तरह के सॉल्यूशंस लेकर के आ रहे हैं और दुनिया के टॉप 20 कंपनियों में शामिल होना लगातार, और वो भी बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स में, ये एक छोटी बात नहीं कही जा सकती। और साथ ही साथ इकोलॉजिकल सॉल्यूशन, यानी आप किस तरह से क्लाइमेट चेंज एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, उसका एक बड़ा उदाहरण एलोईसेल। तो फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, लेकिन स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप चैंपियंस की जर्नी को लगातार हम आगे बढ़ाते रहेंगे इस कार्यक्रम के जरिए। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।